हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बहुत जनरल साइंस जो अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसके फिजिक्स के चैप्टर कार्य और ऊर्जा के बारे में, जिसको अपन डिटेल से जानेंगे कि कार्य क्या होती है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और उसकी किसी भी प्रकार की क्या स्थिति होती है। साथ में उनसे रिलेटेड कुछ इक्वेशंस के बारे में जानेंगे और जानेंगे ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, उससे रिलेटेड जो स्मार्ट फैक्ट हैं उनके बारे में अपन डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अपन अपने चैप्टर की ओर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। और डियर फ्रेंड्स, आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, कि जब तक आप पूरा वॉच नहीं करेंगे आप जान नहीं पाएंगे कि मैंने कंटेंट में क्या आपको प्रोवाइड करवाया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरा वीडियो को वॉच करिए, अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में उनको शेयर कीजिए, जैसे आने वाले आपके फ्रेंड्स को भी इसका नॉलेज हो सके और वो अपने जीएस को नॉलेज को गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, अपन बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। और आज अपना चैप्टर है तो उसका नाम है कार्य और ऊर्जा। तो हम जान लेते हैं, सबसे पहले अपन बात करें कार्य की। कार्य क्या चीज होती है? तो वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, कार्य कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई भी एक भौतिक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के ऊपर बल लगाकर उसे उस बल की दिशा में विस्थापित, उसकी दिशा को उस बल की ओर जिधर बल लगाया जा रहा है उधर उसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। ओके फ्रेंड, जो बल होती है फ्रेंड्स, ये एक अदिश राशि होती है। तो अदिश राशि होती है, इसलिए इसका मात्रक जूल होता है। ठीक है, इसके बारे में इसका स्पेशल फैक्ट जानिए। तो बल यानी किसी भी वस्तु या पिंड द्वारा किया गया कार्य, किसी भी वस्तु या पिंड द्वारा किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के, यानी कि कोई भी वस्तु है या उसके ऊपर जो बल लगाया जाता है उसके बल के परिमाण व बल की दिशा के द्वारा उसकी जो दूरी तय की जाती है उसके गुणनफल के बराबर होता है। ओके, मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर जो किया गया कार्य है, वो किया गया कार्य उस बल के परिणाम के ऊपर और उसके द्वारा विस्थापित की गई उसकी जो दूरी है उसके गुणनफल के बराबर होता है। इसीलिए कहा जाता है कि किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। जैसे अपन बात करें, कोई एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि एक ट्रॉली पर उसने क्या लगाया? बल लगाया। ठीक है, जब उसके ऊपर बल लगाता है तो उसके द्वारा जो विस्थापित किया गया कार्य है वो क्या होगा? बल गुणा विस्थापन होगा, क्योंकि उसने उस ट्रॉली के ऊपर क्या किया? फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाएगा तो उसके ऊपर से क्या लग रहा है? बल लग रहा है। अब बल लगेगा वो वस्तु क्या होगी? विस्थापित होगी, वहां से क्या करेगी? आगे की ओर खिसकेगी। इसीलिए कहा जाता है कि किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन होता है। ओके, या उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर F इंटू एस होता है। यानी कि W क्या हो गया? कार्य, F होता है फोर्स बल और S क्या होता है? विस्थापन होता है। ओके फ्रेंड, बात करें इसके स्पेशल फैक्ट की, तो इसका स्पेशल फैक्ट यही कहता है कि जब बल और विस्थापन की दिशा समान हो, ध्यान से सुना फ्रेंड, जब बल व विस्थापन की दिशा समान हो तो किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लिए होता है। ओके, कब होगा? जब बल और जो विस्थापन है उसकी दिशा समान होती है तो किया गया कार्य हमेशा कहता होता है धनात्मक प्रवृत्ति लिए होता है। और यही अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, यानी किया गया कार्य एक दूसरे के विपरीत होता है, तो उस कंडीशन में जो किया गया कार्य वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज लिए होता है, हमेशा ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। ओके फ्रेंड, तो आप समझ पाए होंगे फ्रेंड। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। तो इससे पहले अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कोई भी अगर वस्तु है, वस्तु के ऊपर बल जो कार्य कर रहा है तो उसकी कार्य की स्थिति क्या होती है। जैसे अपन बात करें, कोई भी यदि कोई एक तालाब में तैर रहा है, ओके, क्या कर रहा है कि तालाब में तैर रहा है, तो तैर रहा है तो क्या करता है? वहां क्या होता है? कार्य संपादित हो। अब कार्य क्या? तैरने का कार्य हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है? उसका वर्ग संपादित हो रहा है। तो लेकिन यहां पर कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अब ऋणात्मक कैसे होगा? अभी मैंने आपको कहा कि अगर दोनों बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक। अब देखो यहाँ पे जो व्यक्ति जो तैर रहा है, ठीक है, क्योंकि बल पीछे की ओर आरोपित हो रहा है। अब व्यक्ति तैर रहा है तो बल तो क्या हो रहा है? पीछे की, जबकि विस्थापन क्या हो रहा है? आगे की दिशा में हो रहा है।
कहने का मतलब जो वो बल लगा रहा है तो बल वो तो आगे की तरफ जा रहा है, जबकि पानी का भाव किधर जा रहा है, पीछे की तरफ, तभी तो आगे तैर पाएगा। तो इस कंडीशन में जो किया गया कार्य उस स्थिति में क्या होगा, ऋणात्मक प्रवृत्ति लिए होगा। अन्य अपन बात करें, जैसे किसी जानवर के ऊपर बोझ अपन ने ढो रखा है, कोई भी जानवर उसके ऊपर खूब सारा वजन लाद रखा है और उसके उस कंडीशन में उसके जो कार्य है वो संपादित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बल हमेशा नीचे की ओर आरोपित किया जाता है। क्या होता है, बल हमेशा नीचे, जबकि उसके तो ऊपर आरोपित किया जा रहा है। तो इसका मतलब बल हमेशा किधर किया जाता है, नीचे की ओर आरोपित किया जाता है, इसीलिए उसके ऊपर किसी प्रकार को कार्य संपादित नहीं हो रहा है। ओके, जबकि बात करें अपन विस्थापन की, तो विस्थापन होता है वो हमेशा आगे की दिशा में हो रहा है। ठीक है, विस्थापन तो क्या हो रहा है, आगे की जगह बल कहाँ हो रहा है, उसके ऊपर आरोपित हो रहा है और इसीलिए उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कार्य संपादित नहीं हो रहा है। ओके, जैसे अन्य अपन बात करें, जैसे अपन एक पवन चक्की की बात करते हैं। एक पवन चक्की होती है, एक पवन चक्की को कुएं से क्या निकाल रही है, पानी को ऊपर उठा रही है। ठीक है, अब वो पानी को ऊपर उठा रही हो तो इस स्थिति में जो कार्य क्या है, कार्य बिल्कुल नेग्लेक्ट, यानी कि ना के बराबर कार्य, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं है, क्योंकि जो कोई इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है, जबकि कोई भी वस्तु विस्थापित नहीं हो रही। क्योंकि पवन चक्की का कार्य क्या है, पानी को ऊपर उठा रही है, तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगा, कोई इसके ऊपर विस्थापन नहीं हो रहा है, कोई इसके ऊपर बल कार्य नहीं कर रहा होता है। ओके, ऐसे अपन बात करें, जैसे अपन बात करें, जैसे कोई अनाज है, यही अनाज के दानों को अगर सूर्य के उसके सूर्य के वो प्रकाश में अगर उनको सुखाते हैं तो उस समय भी उसके ऊपर क्या होता है, कोई भी किसी प्रकार का कार्य संपादित नहीं हो रहा है। क्योंकि न तो इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का बल लग रहा है और ना ही इसमें क्या हो रहा है, कोई विस्थापन हो रहा है। ओके, ऐसे अपन मान लीजिए एक पाल द्वारा अपन नाव को अपन पवन ऊर्जा के कारण उसको गतिशील होने पर भी क्या होता है, कार्य होता है। यानी कि कहने का मतलब, जैसे अपन बात करें कि एक पाल द्वारा अगर नाव है उसको उसमें जो पवन ऊर्जा के कारण उसमें क्या होगा, गति से कार्य होगा और नाव क्या करेगी, गति करेगी। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो किसी कार्य की होने या न होने की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, कार्य धनात्मक प्रवृत्ति का है या फिर ऋणात्मक स्टेज में हो रहा है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक जूल कार्य की। देखो नाम से स्पष्ट है, एक जूल कार्य, यानी कोई भी वस्तु है और उस वस्तु पे जो किया गया कार्य की मात्रा, जब 1 न्यूटन का बल, ध्यान से सुनना, वस्तु पर किए गए कार्य की मात्रा जब 1 न्यूटन बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में, यानी कि बल की क्रिया, यानी कि बल जिस दिशा में कार्य कर रहा है उस दिशा में अगर 1 मीटर विस्थापित कर देता है तो वो क्या होता है, 1 जूल कार्य होता है। क्या होता है, 1 जूल कार्य होता है। एक बार फिर से सुनो, 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा होती है। ध्यान से सुना, 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा होती है कि जब 1 न्यूटन बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो वो क्या होता है, 1 जूल होता है। ओके फ्रेंड, आई होप सो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन सामर्थ्य की, पावर की, जिसे अपन शक्ति कहा जाता है। तो किसी मशीन अथवा किसी कर्ता के द्वारा, किसी मशीन यंत्र या किसी कर्ता के द्वारा कार्य करने की समय की दर ही क्या कहलाती है, सामर्थ्य या शक्ति कहलाती है। मेरे कहने का मतलब, यानी कोई भी करता है या कोई भी मशीन है, उस मशीन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जिस समय अवधि में जो कार्य किया जा रहा है, तो उसकी जो दर होती है वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। तो सामर्थ्य बराबर क्या हो गया, कार्य अपॉन समय, यानी कि जितने समय में कार्य की जो दर होती है वो क्या होती है, उसका पावर कहलाती है। या फिर P बराबर W अपॉन T होता है। ओके, जो सामर्थ्य होती है, पावर होता है, उसकी यूनिट की बात करें, उसके मात्रा की बात करें तो जूल पर सेकंड या उसको वॉट में मापते हैं। किस में मापते हैं, जूल पर सेकंड या फिर वाट में उसको मापा जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, तो वो बात करते हैं अपन किसकी, ऊर्जा की बात करते हैं कि ऊर्जा क्या चीज होती है। तो किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और इसीलिए ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, हमेशा जूल ही होता है। जो कार्य का मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है, हमेशा एनर्जी का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक होता है। तो किसे कहेंगे ऊर्जा, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो निश्चित क्षमता होती है वो क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। इसका मात्रक क्या होगा, जो कार्य का मात्रक होता है जूल, वही किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। ओके, तो 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो हमेशा कितनी होगी, 1
जूल ही होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि 1 किलो जूल बराबर क्या होता है, 1000 जूल होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तो 1 जूल बराबर कितना हो गया, 1 किलो जूल बराबर कितना हो गया, 1000 जूल होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ऊर्जा के प्रकार, यानी कि ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो पहला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यानी किसी भी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्षमता क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। यानी कि कोई भी एक वस्तु गतिशील वस्तु है और उस गतिशील वस्तु के कारण, गतिशील में वस्तु में जो गति हो रही है उस गति के कारण जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्षमता क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। और डियर फ्रेंड, काइनेटिक एनर्जी होती है उसका मात्रक भी हमेशा क्या होता है, जूल ही होता है। जैसे अपन बात करें कोई गतिशील हथौड़े में अगर कील गाड़ने की क्षमता, यानी कि कोई भी अगर दीवार में कील ठोकते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, हथौड़े। अब ये तो है नहीं कि हथौड़ा अपन रखा है और कील ठोक जाएगी, अपन क्या करेंगे, हथौड़े को गति करेंगे, गतिशील उसके ऊपर चोट मारेंगे कील के ऊपर, और कील के ऊपर चोट मारेंगे तो कील क्या हो जाएगी, अंदर धंस जाएगी। ऐसे अपन बात करें आंधी में टिन उड़ाने की क्षमता, जैसे बहुत भयंकर आंधी आती है उस कंडीशन में टिन है, टिन क्या करती है, उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो ये भी काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। इस तरह अपन बात करें जो बहते हुए जल में टरबाइन के ब्लेडों को घुमाने की क्षमता होती है। जो जल बह रहा है, अपन टरबाइन के ऊपर जो पानी गिराते हैं तो उसका पंखा क्या करता है, रोटेट करता है, तो उस टरबाइन की जो ब्लेड्स होती हैं उनके जो घूमने की स्थिति होती है वो भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इससे अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से, ध्यान से सुनना, किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है। मेरे कहने का मतलब समझे, यानी कि जो अपन बात करें किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो उस स्थिति में अगर किसी भी निश्चित वेग से गतिशील जो वस्तु की गतिज ऊर्जा है उस पर अगर वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए जो किया गया कार्य होता है वो हमेशा उस गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। कहने का मतलब जो वॉल्यूम मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसका वेग का क्या होगा, वर्ग होता है, यानी कि उसके वर्ग के बराबर होता है। ओके, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, के ई के बराबर हो गया 1/2 mv²। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट कि अपना नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट है वो है स्थितिक ऊर्जा, जिसको अपन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। कि पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो इसको अपन बात करें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, तो किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में जो परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, किसी भी वस्तु ये द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ही क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु द्वारा उसकी जो स्थिति होती है या उसका जो विन्यास अपने को प्राप्त, उसमें जो एक नया परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन से जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो ही क्या कहलाती है, उसकी स्थिति ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ओके, यानी कि वस्तुओं में उनकी विशेष स्थिति अथवा विकृति अवस्था में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा ही क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ओके फ्रेंड, इसका मात्रक भी हमेशा क्या होता है, जूल होता है, और इसको संकेत यू के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अपन बात करें, जैसे जो तनी हुई कमान है, जैसे जो कमान दिखे ना इंद्र, वो जो तीर कमान जिसे अपन तीर कमान कहते हैं, तो जो कमान होती है वो तनी हुई उसके डोरी बंधी होती है, ठीक है। तो उसकी स्थिति में उसका अपन जुए अपन खींचेंगे तो उसको विन्यास हुई स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है ऊर्जा की वजह से क्या करती है, वो जो तीर है उसके ऊपर लगा के छोड़ती है वो क्या करती है, आगे की ओर गति करती है। तो वो कैसी ऊर्जा, एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेक्स्ट, जैसे अपन बात करें, जैसे ऊंचाई से गिरते हुए जो झरने का जल होता है वो उसमें भी किस प्रकार की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, तो बात करें अपन जैसे जो भी आगे पृथ्वी तल की बात करें, तो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित वस्तु की स्थित ऊर्जा क्या होगी, u बराबर क्या होती है, mg
एच होती है। फ्रेंड आपको ये फॉर्मूला याद करना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि U बराबर mgh क्या होती है, कि या किसी स्थित ऊर्जा की को फॉर्मूला क्या होता है। तो U बराबर क्या होता है mgh। U इसका संकेत होता है, इसको स्थित ऊर्जा कहते हैं। M होता है मास और G ग्रेविटेशनल फोर्स और H क्या होगा उसका हावर्स में उसका मान होता है। ओके, देखो जैसे अपन बात करें, वो नेक्स्ट अपन बात करते वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की। अपन बात करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या चीज होती है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी की अपन बात करें तो ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करें तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और यही क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। इस स्थिति में होता है जो विश्व के संपूर्ण अपन ऊर्जा का परिणाम हमेशा सदैव कैसा रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। ओके, तो यह सिद्धांत हमेशा किसके ऊपर लागू होता है, यांत्रिक ऊर्जा के ऊपर यह सिद्धांत हमेशा लागू होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो गया, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, या फिर यांत्रिक ऊर्जा को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर, जो भी मैंने आपको बताया, U बराबर क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, प्लस बात करें पोटे उसकी स्थितिज ऊर्जा तो क्या हो गया mgh हो गया। ओके, तो यांत्रिक ऊर्जा पर क्या हो गया 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgh होता है। ओके, तो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट है ऊर्जा का रूपांतरण, कि ऊर्जा का रूपांतरण किस किस फॉर्म में होता है, किस किस तरह से होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के अनुसार अपन बात करते हैं तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया जाता है। तो उसका जो ये बदला हुआ रूप होता है वो ही क्या कहलाता है, ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। ओके, जैसे अपन बात करें, जैसे सौर सेल, अपन सेल की बात करें तो सेल में रासायनिक ऊर्जा का किस में रूपांतरण होता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसी तरह अपन बात करें विद्युत बल्ब की, तो विद्युत बल्ब होता है उसमें जो विद्युत ऊर्जा का किसमें, प्रकाशीय ऊर्जा में या फिर उसमें ऊर्जा में रूपांतरण होता है। लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में बदलना, माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना, या जो प्रोटॉन हो तो प्रोटॉन के एक दूसरे के समीप लाने में स्थिति ऊर्जा में क्या होती है, हमेशा वृद्धि होती है। इसी तरह पर जो गोली होती है, गोली के रुकने पर गोली की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ओके, बिजली के पंखे, मिक्सी आदि की अपन बात करें तो उसमें विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, गतिज ऊर्जा में होता है। ओके, ऐसे ही अपन बात करें जो सरल लोलक होते हैं, सरल लोलक के दोलनों में स्थित ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में और गतिज ऊर्जा का किसमें होता है, स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो फ्रेंड आपको इनके जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज है इसको आपको याद रखना है कि एग्जाम में डेफिनेट 101% में गारंटी से कहता हूँ एक ना एक 100 क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत मोटर क्या होता है, या इसका किस तरह से रूपांतरण होता है, या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होने वाले का एग्जाम्पल बताओ, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको वैसे याद करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो जो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन हुए थे उन्होंने अपनी एक द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दी थी जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आइंस्टीन से पहले द्रव्यमान ऊर्जा को दो पृथक इकाई माना जाता था। इनके आज से कुछ समय पहले जब आइंस्टीन ने अपनी ये समीकरण नहीं दी थी उससे पहले जो द्रव्यमान ऊर्जा होती है उन दोनों को एक पृथक इकाई माना गया था। तो परंतु आइंस्टीन ने यह बताया कि जो प्रत्येक पदार्थ में उसका द्रव्यमान के कारण ऊर्जा निहित होती है। यानी कि आइंस्टीन ये बताया था कि कोई भी एक पदार्थ है, पदार्थ के अंदर उसका जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान के कारण ही क्या होती है, उसमें ऊर्जा निहित होती है और उसी को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान ऊर्जा कहा जाता है। ओके, तो आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता। कहने का मतलब उनका यह था कि उन्होंने ये कहा था कि जो प्रत्येक पदार्थ में जो उसका द्रव्यमान के कारण ऊर्जा निहित होती है तो इसे यह स्पष्ट होता है कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। जैसे यदि अपन बात करें कि m द्रव्यमान की कोई ऊर्जा की कोई वस्तु की अगर पूर्णतः ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस पर जो उत्पन्न ऊर्जा होगी, यानी कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उससे जो ऊर्जा होती है उसको पूर्ण रूप से उसको परिवर्तित कर दिया जाए तो उससे जो प्राप्त ऊर्जा होगी वो क्या होगी, E बराबर क्या होती है, mc स्क्वायर होती है। कितनी होती है, बराबर mc स्क्वायर होती है। और जो c होता है वो प्रकाश में चाल का वेग होता है जो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है,
प्रकाश की चाल का वेग कितना होता है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। और इसी समीकरण को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंड आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है। तो मैं जहां तक मानता हूं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है अपन स्मार्ट, मैंने आपको कहा था स्मार्ट फैक्ट में आपके लिए लाया हूं। तो अपन चल लेते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से स्मार्ट फैक्ट हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जब वस्तु, तो मैं इनको बड़ा कर लेता हूं फ्रेंड ताकि आपको और भी आसान रहे, कि जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल की दिशा के लंबवत होता है। ध्यान से सुनना, जब वस्तु का विस्थापन यानी कि वस्तु को डिस्प्लेस किया जाता है, उस कंडीशन में जो उसकी दिशा के ऊपर जो बल होता है वो क्या होता है? लंबवत होता है। तो किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? शून्य होगा, न्यूनतम होगा। कैसे? जैसे यदि कोई कुली है और कुली के सिर, अपने सिर पर बोझा उठाकर प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो इस स्थिति में क्या करता है? उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि उसका गुरुत्व उसका गुरुत्व बल है, गुरुत्व है वो क्या है? बल के हमेशा कैसा होता है? लंबवत होता है। और इसी कारण से क्योंकि वस्तु पर जो विस्थापन है वो लगाए गए बल की दिशा के लंबवत होता है, तो किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है? शून्य होता है, न्यूनतम होता है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें कि जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल की दिशा में होता है, जब वस्तु का विस्थापन लगाए गए बल की दिशा में होता है, तो किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है? अधिकतम होता है। जैसे अपन बात करें कि वस्तु का विस्थापन यानी कि वस्तु को जिस स्थिति में विस्थापित किया जा रहा है, बल भी उसी दिशा में लगाया जाता है, तो जो वस्तु क्या करेगी? आगे की ओर मूव करेगी। उस स्थिति में वस्तु द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो हमेशा क्या होगा? अधिकतम प्रवृत्ति का होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करें, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस पर कोई किसी प्रकार का कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ओके, और यदि बल व विस्थापन के बीच अगर न्यून कोण होता है, थीटा कोण हमेशा न्यून कोण होता है, तो जो कोस थीटा का मान होगा वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक प्रवृत्ति का होता है। और यदि बल व विस्थापन के बीच में थीटा कोण अधिक कोण होता है, तो जो कोस थीटा का मान होगा वो हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट अपन बात करते हैं सामर्थ्य की, कि सामर्थ्य के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो सामर्थ्य का अगर व्यावहारिक मात्रा की बात करें तो इसका अश्व सामर्थ्य इसका मात्रक होता है, और इसका 1 एचपी की 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वोट होता है। आपको याद रखना फ्रेंड, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वोट होता है। अगर साधारण मनुष्य की सामर्थ्य की बात करें तो साधारण मनुष्य की सामर्थ्य होती है वो 0.05 हॉर्स पावर से 0.1 हॉर्स पावर होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट है कि मनुष्य की सामर्थ्य कितनी होती है? 0.05 हॉर्स पावर से 0.1 हॉर्स पावर होती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यदि कोई इंजन किसी रेलगाड़ी को नियत वेग से घर्षणहीन पटरियों पर खींचता है तो इंजन द्वारा शक्ति क्षय कितना होगा? शून्य होता है। कहने का मतलब यह है, कोई भी इंजन है किसी रेलगाड़ी को खींच रहा है, लेकिन जिस स्थिति में खींच रहा है तो वो घर्षणहीन पटरियां हैं, यानी कि उन पर घर्षण की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उस स्थिति में पर जो किया गया जो शक्ति क्षय होगी वो हमेशा कैसी होती है? शून्य प्रवृत्ति की होती है। तो आई होप सो फ्रेंड आप इन फैक्ट्स को समझ पाए होंगे। एक बार और आप रीड करेंगे तो आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति भिन्न भिन्न समय में समान कार्य करे तो कम समय में कार्य पूर्ण करने वाले व्यक्ति की सामर्थ्य क्या होती है? हमेशा अधिक होती है। यानी कोई भी 2 व्यक्ति हैं और भिन्न भिन्न समय में समान कार्य करते हैं, उस स्थिति में जो कम समय में जो कार्य करता है उस व्यक्ति की सामर्थ्य क्या होती है? हमेशा अधिक प्रवृत्ति की होती है। ओके, नेक्स्ट है, वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान m की अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि वस्तु की चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि वस्तु की जो काइनेटिक उसकी एनर्जी होती है उसकी अपन बात करें तो वो होती है हमेशा वस्तु के द्रव्यमान m की तो क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी, जबकि उसके वेग की क्या होगी? वर्ग के, उसकी चाल के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बात करें, चाल का वर्ग होने के कारण गतिज ऊर्जा पर द्रव्यमान की अपेक्षा चाल का अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे अपन गोली हल्की होने के कारण आदमी को भी क्या कर देती है? घायल कर। कहने का उसकी चाल के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसकी चाल के ऊपर जो द्रव्यमान की अपेक्षा चाल का क्या करता है? अधिक प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण से जो गोली हल्की होने के कारण भी क्या होती है? मनुष्य को क्या करती है? घायल कर देती है। ओके,
नेक्स्ट अपन बात करें, यदि कोई भी एक वस्तु है और उस वस्तु के द्रव्यमान को, उसके मास को अगर दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। लेकिन यदि उसकी चाल दुगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4। अगर द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा वो क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। और अगर उसकी चाल दुगुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है, अगर पृथ्वी तल पर स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी तो क्यों, पृथ्वी तल पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि पृथ्वी तल पर एच का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, यदि पिंड पुनः पृथ्वी पर गिरे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा से mgh के बराबर कार्य प्राप्त किया जा सकता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप इनको समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है वीडियो आपके किसी भी फैमिली मेंबर या आपके किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप अपने जितने भी ज़्यादा सोशल मीडिया है उनमें इसको शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा आपके फ्रेंड को कहीं ना कहीं उनकी हेल्प होगी, वो आपको थैंक्स कहेगा और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज आप तक पहुँच पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। साथ में जितने भी न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकेंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट के जो कार्य, वर्क और एनर्जी इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में लेकर हाजिर होता हूं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।